अच्छा जी, लास्ट सेशन में हमने एम्पेडेंसेस अगर सीरीज में हो, उनकी कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो, तो फिर उनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड किया जाता है। अगर फिर या डार स्टार डेल्टा हो तो वो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो टेक्निक वेरी सिमिलर है, जिस तरह रेजिस्टिव सर्किट के लिए था, इस तरह आपके पास अगर रिएक्टिव सर्किट हो, मीन रेजिस्टर के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी हो सर्किट में, तो फिर उनका जो कॉम्बिनेशन है या ओवरऑल एम्पेडेंस है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एम्पेडेंस कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया कि अगर सीरीज में हो तो उनको जस्ट लीनियरली ऐड करेंगे। ऑलरेडी वो एम्पेडेंसेस आपके पास जो है, आप उनको ये Z1 लिखते हैं, Z2 Z3 ये लिखते हैं, तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आएंगे ना। तो वो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आपने जस्ट रियल को रियल के साथ ऐड करना है, और जो इमेजनरी कंपोनेंट है उसको इमेजनरी के साथ ऐड करना है। वो आपके पास जेड इक्विवेलेंट आ जाएगा फॉर सीरीज। पैरेलल के लिए आपने 1/Z 1/Z 2 1/Zn अप टू अब 1/Z 1 प्लस 1/Z 2 प्लस सो ऑन, इस तरह अप टू 1/Zn, ये आपने 1/Z इक्विवेलेंट इस तरीके से फाइंड करना। जिस तरह आप पैरेलल में रेजिस्टर्स होते थे उनका इन्वर्स लेते थे, सम करते थे और फिर RT फाइंड करते थे। करंट और वोल्टेज डिवाइडर रूल भी वेरी मच सेम है, जो उसमें था आपके पास। अगर ये क्लोज लूप के अंदर अपने वोल्टेज पर्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस फाइंड करने, तो ये V1 इक्वल होगा दिस इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द इम्पिडेंस इन दैट लूप। और अगर आपने ये फाइंड करना है तो दिस Z2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ आर द इम्पिडेंसेस इन द लूप मल्टीप्लाइड बाय दिस सप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। और करंट अगर आपने फाइंड करना है, अगर पैरेलल में है, तो अगर दो कॉम्बिनेशन है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपने करंट डिवाइडर रूल जो था आपके पास के अपोजिट रेजिस्टर अपोजिट इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इम्पिडेंसेस मल्टीप्लाइडेड बाय द सप्लाइड करंट। क्लियर है यहाँ तक? ये जिस तरीके से आपने LCM में पढ़ा था वही चीज़ है, वहाँ R था, यहाँ Z होगा। वहाँ सिंपल रियल कंपोनेंट होता था, यहाँ आपके पास इमेजनरी भी होगा साथ में। ठीक है। तो अगर तीसरा ये कि या तो सीरीज होता है या पैरेलल होता है या सीरीज प्लस पैरेलल होता है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपस में सीरीज में होते हैं ना पैरेलल में, वो या स्टार होते हैं या डेल्टा होते हैं। हमने ये लॉग ये जो उसमें ऑनलाइन उस पर जाने से पहले हमने एक क्लास में ये चीज़ें इसका ओवरव्यू वैसे कराया हुआ था। और आपको मैंने यही भी कहा था कि LCM में आपने रजिस्टर के लिए जो जो टेक्निक्स पढ़ी है वही हम अब कैपेसिटर इंडक्टर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है। और दो पोर्शन में, पहले उसको सीरीज में DC सोर्स के लिए करेंगे और अगले में फिर उसके लिए उसके लिए करेंगे ये AC सोर्स के लिए। अब DC में तो ये था कि स्टीडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं, इंडक्टर जो है ना वो शॉर्ट हो जाते हैं, तो उनके वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ओपन पाथ में तो फिर आपके पास वोल्टेज जो है ना वो मैक्सिमम हो जाता है, करंट ही जीरो हो जाता है। तो वहाँ ये चक्कर नहीं था। यहाँ तो आपके पास AC है, तो इंडक्टर कैपेसिटर में AC का क्या बिहेवियर होता है, AC के साथ क्या हो जाता है। सर एक शॉर्ट सर्किट होता है, एक ओपन ना सर्किट। कर बच्चे, वो तो DC के लिए था, AC के लिए क्या था, ये कैपेसिटर है, सिंपल। ठीक है। और इसके साथ मैं AC सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ क्या हो जाता है इधर से, ये एक चार्जिंग होता है, डिस्चार्ज होता चार्ज, एक साइकिल में चार्ज दूसरे में डिस्चार्ज। अगर आप यहाँ V फाइंड करेंगे, V0, ठीक है, तो सॉरी, ये आप करंट फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज आप टोटल, इस पे हमने लास्ट में ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आप करंट फाइंड करेंगे, ठीक है, आई, इधर जो करंट फ्लो रहा है, इधर आप इस वोल्टेज के क्रॉस वो V0 फाइंड करेंगे ना। तो क्या होगा कैपेसिटर के केस में, आपके पास ये हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया था, दिस वन, कि कैपेसिटर यही सेम चीज सिनारियो है। ये आपने VC मतलब VS10 cos थीटा मीन AC सोर्स कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ, ठीक है, उसके साथ रेजिस्टर भी है। तो आपने आई फाइंड किया, दिस आई, और फिर ये वोल्टेज फाइंड किया, तो वहां से हमें पता लगा कि ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आई लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। आई लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, मतलब ये आई होगा तो वोल्टेज ये होगा। ठीक है। इसको आप वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं, वो फेजर डोमेन में। ठीक है, ये आई हो गया। आई का एम्पलीट्यूड क्या है, वो 1.789 है। ये लास्ट लेक्चर आपने नहीं लिया था, उसमें ये फिर देख लें। ठीक है। और ये 4.7 4.47,
और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 26 डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है ना, तो यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो 26 डिग्री हो जाता है, और यहाँ से ऐसे नीचे आते हैं इस एक्सिस से तो वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव 63 डिग्री, 63.43 जो भी है, ठीक है। इनको आप कंबाइन ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है ये। तो ये आई है और ये आपके पास वी है, तो वी आपके पास लैग कर रहा है आई से, या आई लीड कर रहा है वी से बाय 90 डिग्री। तो कैपेसिटर इंडक्टर के केस में आप जब इसे एसी सोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वह शॉर्ट वाट सर्किट वाला चक्कर नहीं होता, वह आपके पास लीडिंग और लैगिंग वाला चक्कर होता है। करंट लैग करता है या वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। एक केस में आपके पास कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करेगा और इंडक्टर में हमेशा वोल्टेज लीड करेगा। क्लियर हो गई ये बात? ये बात याद रखनी है, इसको बार बार। कैपेसिटर के साथ जब आप एसी कनेक्ट कर लेते हैं, एसी सोर्स, ठीक है, तो वहां आपके पास आई लीड करता है वोल्टेज से, आई लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, ठीक है। और इंडक्टर के साथ आप एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, या मतलब एसी सोर्स, एसी सिग्नल जब इसमें से गुजरता है तो वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। समझ रहे इस बात को? ये हमने प्रूव कराया था, ऐसा। ठीक है। अब आगे चलें। ये अब हमने पिछले सेशन में, आज की जो पहला सेशन था उसमें ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सीरीज पैरेलल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। वाई से डेल्टा, और वाई फॉर्म क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये वो फॉर्म है जो आपस में कंपोनेंट्स ना सीरीज में होते हैं न पैरेलल में होते हैं, ठीक है। तो अगर सर्किट में कोई ऐसी कॉम्बिनेशन बीच में आ जाए तो फिर हमें तो जेड, अगर हमने लेट सपोज टोटल आई फाइंड करना है, टोटल करंट सर्किट के अंदर फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल करंट किसकी इक्वल होता है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल एम्पिडेंस होगा ना। अब अगर वो एम्पिडेंस आपस में जो कंपोनेंट्स है वो ना सीरीज में ना पैरेलल में, इस तरह मतलब स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन है, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं, ये डेल्टा को स्टार में या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर जो सर्किट है ना वो आपस में सीरीज प्लस पैरेलल बन जाता है, फिर उसका हम जेड इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है। डेल्टा से वाई से डेल्टा में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से करना है। ये देखिए, ये एक काम आपको 3 बार करना पड़ा है, तो ये तो आप एक दफ़ा करेंगे जस्ट, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जेड ए के लिए जेड वन पे डिवाइड हो रहा है, और जेड बी के लिए जेड टू पे डिवाइड हो रहा है, जेड सी के लिए जेड थ्री पे डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली यहाँ आप जेड वन का वाई के जो टांग है ना, वाई के जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करेंगे, दिस वाई डेल्टा गिवन है, और ये वाई आपने फाइंड करना है, ये वाले ब्रांच, ये वाला ब्रांच, ये वाला ब्रांच। तो इस साइड पे जेड वन होता है, इस साइड पे जेड टू होता है, और इस साइड पे जेड थ्री होता है। तो Z1 के लिए आपने क्या करना है, वो जो डेल्टा में 3 कंपोनेंट्स होंगे, ये डेल्टा में 3 कंपोनेंट्स होंगे, दिस दिस और दिस, तो ये ए को छोड़ के, Z1 के लिए ए को छोड़ के बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, Z2 के लिए बी को छोड़ के जेड सी और ए को मल्टीप्लाई करना है, और Z3 के लिए जेड सी को छोड़ के ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये देखिए डिनोमिनेटर में वो तीनों सिंपल ऐड हो रहे हैं, ऐड होके उसके ऊपर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये काम आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा। यहाँ आपको ये वाला काम एक दफ़ा करना पड़ेगा, ये जो ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू है, और यहाँ जो डिनोमिनेटर में है ये काम आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी ये आप अगर देखेंगे ये सेम टू सेम वही काम है जो आपने रेजिस्टिव सर्किट के लिए किया था, बस वहाँ सिंपल रेजिस्टेंस था, यहाँ इम्पेडेंस है। अब इस पे प्रॉब्लम डिस्कस करते सर हैं, ये मैं ज़रा। सबसे एंड वाला बता दो। जी, एंड वाला क्या? सर सर ये लास्ट पेज जाइए ये, सर इस पे जो, हाँ सर जेड, हाँ, ये ये वाला सर ये ये क्या। ये आपका ये शॉर्ट का फॉर्म है, उसके लिए जब आपके पास ये डेल्टा नहीं है, डेल्टा, इसमें एम्पिडेंस की वैल्यू सेम हो, ये मतलब डेल्टा बन रहा है लेकिन इसमें ये जो एम्पिडेंस है उनकी वैल्यू सेम हो, यहाँ भी आपके पास 2 + j है, J1 है, यहाँ भी आपके पास 2 + J1 है, यहाँ भी आपके पास 2 + J1 है। तो इस डेल्टा से जब आप y की फॉर्म में जाएंगे, इस वाले को देखें, इस डेल्टा अच्छा। से जब आप y की फॉर्म में जाएंगे, y की फॉर्म में जा रहे तो उस वाली वैल्यू को आप 3 पे डिवाइड कर दें, मतलब आप 2 + J1, इसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, तो वो y की ठीक। जो, इससे जो भी वैल्यू आएगी y की वही तीनों वैल्यू होंगी, मतलब Z1 Z2 और Z3 की वही वैल्यू होंगी। सर ये सिर्फ एसी के लिए फॉर्मूला, डीसी में भी ऐसा होता है ये। डीसी में भी ऐसे होता है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए भी ऐसे था। डीसी में तो ये चक्कर नहीं होता ना, डीसी में ठीक है तो सर। कैपेसिटर ओपन हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, वहां तो ये कहानियां नहीं होती है, इसलिए इस तरह टाइप की कॉम्बिनेशन हमने हम डीसी के लिए आपको तो तो नहीं है वैसे जैसे discuss की। जी,
ये एसी के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। हाँ रेजिस्टेंस के लिए फिर ऐसे का होता है, रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही फार्मूला था, वहाँ आर था ना आर, क्योंकि वो जो आपके पास कंपोनेंट्स थे ना सर्किट के अंदर, वो सिर्फ रेजिस्टर्स होते थे। क्लियर है? जी सर। मैं जरा इसे दोबारा शेयर कर दूँ, ये कुछ लिखाई आ रही है इसके ऊपर। अच्छा इसके ऊपर ना आप ये प्रॉब्लम करते हैं, आपको क्या कहा जा रहा है कि आप इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर दें, ठीक है, ऑफ द सर्किट, ये सर्किट गिवन है। अब ये तो सिंपल है, क्योंकि ये आपस में कॉम्बिनेशन किस तरह नजर आ रही है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, सर तो पैरेलल। ये दोनों आपस में पैरेलल में, देखे ना, ये एक ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल में है। और पैरेलल। इनका यस। इक्विवेलेंट फिर इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो देखिए एक जेड ये हो गया, ठीक है, और एक जेड ये हो गया, ये दोनों आपस में, लेट्स सपोज इसको आप Z1 नाम देते हैं, इसको आप Z2 नाम देते हैं, और इसको आप क्या नाम दो, इस वाले को, इसको आप Z3 नाम दो, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये कौन से उसमें गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो नहीं गिवन है ना ये वैल्यूज, ये टाइम डोमेन में गिवन है ये वैल्यू, रजिस्टर तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये जो इंडक्टर है ना ये उस डोमेन में नहीं है। तो एक्स एल हमने फाइंड करना है ना, एक्स एल किसकी इक्वल होता है, जे ओमेगा एल की इक्वल होता है ना। अब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है इंडक्टर की, वो 0.2। 0.2 है। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ऊपर गिवन है 50 रेडियन पर सेकंड, तो इसको 50 से ज़रब देंगे। क्लियर है? और जे साथ लिखेंगे, तो 85 से ज़रब देंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय 10 तो 10 आ जाएगा, ऐसा है। ये 10 इसके साथ जे लिखेंगे, एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 जे। सिमिलरली इसको भी इस तरीके से करना है, ये क्या हो जाएगा एक्स सी, ये ऑलरेडी किया हुआ है, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। देखिए Z1 के लिए 1/j ओमेगा से, इन्होंने Z1 बेसिकली इसको लिया हुआ है, यहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया हुआ है। मैं ज़रा रिमूव कर दूँ इसे, बुक वालों ने इसको Z1 कहा हुआ है, इस वाले ब्रांच को Z2 का हुआ है, और इस वाले ब्रांच को Z3 का हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसने किया हुआ है। तो Z1 के लिए अब देखें, ये चूंकि कैपेसिटर है तो वो 1/j ओमेगा सी हो जाएगा। क्लियर है? ये ऊपर लिखा हुआ है Z1 ये वाला इम्पिडेंस हो जाएगा, Z2 ये वाला इम्पिडेंस होगा रजिस्टर, और दिस वन Z3 ये हेनरी जो इंडक्टर है, और ये तो Z1 1/j ओमेगा सी, तो J अपनी जगह, और 50 रेडियन पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो Z1 की वैल्यू ये आ गई -J10। Z2 इस तरह सॉल्व करेंगे, रेजिस्टर तो अपनी जगह, रियल कंपोनेंट है, ये इमेजनरी पार्ट के लिए 1/j ओमेगा सी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - J2 आ जाएगा। अब कुछ सर्किट्स में ये वैल्यू आगे जाके डायरेक्ट दी हुई थे, लेकिन अगर ना हो तो फिर आपने इसी फॉर्मूले से अब इसको कन्वर्ट करना है। Z3 के लिए आपने j ओमेगा L और j ओमेगा L इसमें पुट करेंगे दिस वन, तो आपके पास Z3 की फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब आप देखें कि ये जो Z1 और Z2 और Z3 है, बेसिक इसमें ज़रा ब्रैकेट किया करें कि इसमें कन्फ्यूजन ना लाए, ठीक है। ये Z2 और Z3 आपस में क्या है, पैरेलल में है, और इससे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो फिर Z1 के साथ क्या है, सीरीज में, तो वो एड अप हो जाएंगे। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो पैरेलल क्या होता है, Z1 लेट्स सपोज Z2 पैरेलल विद Z3, दो आपस में पैरेलल में हो ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Z1 प्लस 1/Z2। तो अगर दो है वो ज़रा इजी इसलिए होता है कि इनका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा Z1 Z2, और ऊपर आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, एक ही बात है। क्लियर है भाई? तो ये आपके पास आ गया 1/Z इक्विवेलेंट आ गया ना, वन इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया। रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका उल्टा हो रेसिप्रोकल जाएगा। लेंगे ना तो Z इक्विवेलेंट हो जाएगा
Z1 Z2 ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ऊपर चली जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में ये सम हो जाएंगे Z1 प्लस Z2। तो ये वही काम है आपके पास, ये यहाँ ये प्रोडक्ट है और ये फिर इनको ऐड करेंगे ना तो आपके पास 11 प्लस J8 आएगा। क्लियर हो गई ये बात? ये 8 और 3 ऐड होंगे तो 11 आ जाएगा, और ये जो -J10 और ये J10 इनको ऐड करेंगे तो प्लस J8 आ जाएगा। ऊपर ये इस फॉर्म में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बहरहाल अब आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है या आप इसको पोलर में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करते तो एक ही बात है। बाकी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर वाली बात आ गई ना अब यहाँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। और आज से पहले जितना हमने लेक्चर्स पढ़े हैं इस चैप्टर में उसमें हमने यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इनके ऊपर जो ऑपरेशन है वही सीखा ना। मैंने आपको कहा था आगे जाके फिर ये यूज होगा, या अब यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को ना कैलकुलेटर पे बिल्कुल जो ना फास्ट एंड फ्यूरियस हैंड्स ऑन होना चाहिए। भाई समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसे सॉल्व कर सकते हो? इन्होंने ये डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है ना, या ये स्टेप डायरेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस 11 स्क्वायर प्लस इसके ऊपर डिवाइड होंगे। ये कहाँ से आ गया? 11 स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सर स्केयर लिया ना सारे को, ऊपर भी नीचे। नीचे जे खत्म करने के लिए। इन्होंने कोई शॉर्ट फॉर्म रास्ता पकड़ा, लेकिन जरा इसको समझे। जे को खत्म करने के लिए इन्होंने चलो अपने तरीके से किया, हम इसको अपने तरीके से करेंगे ना। हम इसको ये है कि ये प्रोडक्ट में है ना, तो इससे इक्विवेलेंट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से क्या आता है 9 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर सॉरी 9 और 4 से क्या आता है 13 अंडर द रूट ना। तो 13 अंडर द रूट और इसका एंगल फाइंड करेंगे, समथिंग एंगल आएगा ना। और फिर इस तरीके से 8 स्क्वायर और 10 स्क्वायर का आप ले ले तो उससे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का आपने प्रोडक्ट करना है ना पोलर फॉर्म में। नीचे फिर ये इसका भी आप स्क्वायर ले और इसका भी स्क्वायर ले, कुछ एंगल आ जाएगा इसके साथ। तो ये मतलब ये एंगल ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये एंगल थीटा आ जाएगा। फिर इनको दो को मल्टीप्लाई कर दो, इस पर डिवाइड कर दो तो एक एलिमेंट आ जाएगा। फिर उसको अगेन रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करें और इस वाले के साथ जो है ना वो ऐड कर ले, तो जेड इन आ जाएगा। लेकिन ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको समराइज करके, ये जो चीज़ है ना ये हम पिछला डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह इनका ऑपरेशन कैसे होगा। ये खुद प्रैक्टिस कर ले, इसलिए वैल्यू निकालनी है। ये इन्होंने जरा डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप किए, लेकिन आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्लाइड में जस्ट ये सिखाया जा रहा है कि इनका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। ये सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई ये बात? दूसरे ये कि जो एम्पेडेंसेस है ये टाइम डोमेन में थे, तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए पहले ये ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा Z1 के लिए, Z2 के लिए, Z3 के लिए, ठीक है। आखिरी इसमें जो है वो बस ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। आखिरी ये है कि आप क्या फाइंड करें, V0 फाइंड करें किस सर्किट में। ये अब आपके पास इंडक्टर कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। सोर्स आपके पास ये गिवन है, ओमेगा की वैल्यू 4 है और कॉज और इसका जो फेज है ना वो 15 डिग्री है। तो V0 फाइंड करना। V0 कहाँ नजर आ रहा है, इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ आपको टाइम डोमेन में गिवन है। सबसे पहले काम हमने ये करना है कि इन सारी वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है, फिर हम अपनी एनालिसिस करेंगे, आंसर जो आएगा उसको वापस टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो Z1 तो आपके पास वो सिंपल रियल कंपोनेंट है 60, वो आपके पास 60 हो गया, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। लेकिन ये जो Z2 है, Z2 बेसिकली इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये जो V0 है वो V0 यहाँ भी होगा ना, क्योंकि दोनों आपके पास पैरेलल में है। तो इसलिए हम दोनों का ना इसको कंबाइन इम्पीडेंस लेंगे, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपके पास V0 होगा। बात समझ रहे हैं? V0 यहाँ पूछा गया ना कि इस इंडक्टर के क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है।
तो ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो जो एलिमेंट्स पैरेलल में है उनका हम एक ही इम्पीडेंस लेंगे, मतलब इसका ओवरऑल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, उसको Z2 नाम देंगे। सबसे पहले इनको आपने क्या करना है कि इसको वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना, बल्कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ ये आप कन्वर्ट करेंगे ना, ये 10 मिली फेराड को आप फ्रीक्वेंसी उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये J25 आ जाएगा, और 5 हेनरी को आप कन्वर्ट करेंगे जे ओमेगा एल इस फार्मूले से, तो वो J20 आ गया। ठीक है, इनका इक्विवेलेंट जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट, ये ऊपर टाइम डोमेन में, ये नीचे ओमेगा या फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया, इस कॉस की बजाय हमने ये 20 - 15 डिग्री लिख दिया, इसका फेज शिफ्ट जो है ना वो 15 डिग्री है। अब ये जो वी नॉट रिक्वायर्ड है, वी नॉट बेसिकली ये वाला है, और ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो J - J25 और J20 ये पैरेलल में, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिख दे जो पिछली स्लाइड में डिस्कस हुआ। और इसे सॉल्व करेंगे, वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जे इंटू जे क्या हो जाएगा, जे स्क्वेयर होता है ना, जे स्क्वेयर किसकी इक्वल होता है, -1 के, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 20 × 25 से क्या आ जाएगा, 20 × 25 से क्या आ जाएगा, 25 दूने 50, 500 आ जाएगा, ऊपर 500 वैल्यू आ गई। ठीक है, और जे इंटू जे, जे स्क्वेयर हो गया, जे स्क्वेयर -1, और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, मैं सिंपल इस तरह लिख रहा हूँ। J20 और J25 को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास -J5 आ जाएगा, ये 5 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, वो आपके पास ऊपर रह जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये 100 हो जाएगा, हाँ 100 हो जाएगा, और नीचे -J है, तो 1/-J ना, तो इसको आप +J लिख सकते हैं ना, वैसे J इक्वल होता है -1/J की, तो ये -1/J की बजाय आप इस तरह J100 लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी आंसर आया हुआ है। ठीक है, ये सॉल्व कैसे हुआ मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरा ये कि अब ये वोल्टेज फाइंड करना है ना, तो इन इसका इक्विवेलेंट, अब मैं अगर सर्किट बना दूं ना, ये 60 ओम हो गया रेजिस्टर, और ये जो इम्पीडेंस हमने फाइंड कर दिया ना, उसको मैं ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वो सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू फिर लिख दे, इसमें ये 60 है, और ये इनका जो इक्विवेलेंट है इन दोनों का वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ये 100। तो इसको लेट सपोज आप कोई भी नाम दे रहे हैं, Z2 नाम देते हैं, Z2 ही नाम दिया हुआ है, तो वो J100 आ गई, इक्वल टू J100। अब यहाँ हमने वो V0 फाइंड करना है। ठीक है, इधर और इधर, ठीक है, ये V0 हमने फाइंड करना था, तो वो इक्वल होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा ले, इम्पिडेंस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इम्पिडेंसेस, दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय सप्लाइड वोल्टेज, तो Z डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 और मल्टीप्लाइड बाय सप्लाइड वोल्टेज, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस और सप्लाइड वोल्टेज ये। तो अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 × 100 से आपके पास 200 200 ही आ जाएगा ना, 2000 आ जाएगा। ठीक है, और ये -15 और जे आपस में ऐड होंगे ना, जे किसकी इक्वल होता है 90 डिग्री के, और -15, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा, यहाँ ऊपर 75 डिग्री आ जाएगा, नीचे ये वाला इसका भी आप ले दिस स्क्वायर कर ले और दिस का स्क्वायर कर ले और अंडर रूट ले ले, ऐड करके अंडर रूट ले ले, और इसका फिर एंगल भी फाइंड कर दे, तो वो अब ओवरऑल अगेन ये फेजर फॉर्म में ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन है, ये आपने, मैं आपको कहा था इसको पे सही प्रैक्टिस करना है सर्किट्स में, जब हम इनके ऊपर केसीएल केवीएल वोल्टेज डिवाइडर रूल करंट डिवाइडर रूल जो भी अप्लाई करेंगे, हमारे पास एंड पे इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है ना वो गेम स्टार्ट हो जाते हैं आपस में, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। भाई सुन रहे हो, यस यस सर। सर। समझ आ रहा है भाई, इस पे काफी प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे नहीं कि फिर ये कहो ये वो है, ये कैलकुलेटर का बड़ा अच्छा खासा काम है, कॉम्प्लेक्स टू ये पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर। सिंपल वे ये कि अगर आपस में, अब इधर तो मैंने कोई कन्वर्जन नहीं की, दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्म में, लेकिन इसमें रियल कंपोनेंट नहीं है, तो जस्ट जे जे मल्टीप्लाई हुआ, 20 25 मल्टीप्लाई हुआ, तो वो तो आसानी से हो गया। जिधर इस तरह फॉर्म होना है, जिस तरह ये नीचे है ना, इस पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर पोलर में आ जाता है, नीचे आपके पास रेक्टेंगुलर में है, तो
आपने फिर ये रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करना है। बहरहाल आप सॉल्व करेंगे तो वी नॉट आपके पास आ जाएगा 17.15, 17.15 और एंगल आ जाएगा 15.9 डिग्री। ठीक है, तो 15.9 डिग्री। और अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एम्पलीट्यूड लिख दिया, बाकी cos 4 मेगा टी और इसकी बजाय एंगल लिख दिया। अब आपके पास 5 मिनट है, मुझे यहाँ आई नॉट फाइंड कर दें। शाबाश, आई नॉट जल्दी जल्दी फाइंड कर दे, मुझे वैल्यू बतानी है। भाई हो रहा है सॉल्व? है सर। सर वो सर जो जो वोल्टेज है ना, इसको डिवाइड कर देंगे इस पे, किस पे? J20 ओम पे सर, ये जो है ना सर, J20 नहीं है हाँ, सर। तो J20 पे से डिवाइड कर दो। सर J20 को कन्वर्ट किया पहले मैंने इसमें, क्या कहते हैं इसको, इस पोलर फॉर्म में। J20 को पोलर में देखे, जरूरत देखे है भी कि नहीं है। ये 17.15 और एंगल 15.96 डिवाइडेड बाय J20 हो जाएगा ना, जे यस सर। ट्वेंटी। तो 17 को 20 पे डिवाइड करे क्या आता है, ये जे किसकी इक्वल होता है? J20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 20 ∠90 ना, पॉजिटिव जे है तो पॉजिटिव 90 डिग्री। तो 20 को 17 पे डिवाइड करे क्या आता है, 17 को 20 पे डिवाइड करे क्या आता है? 17 को 20, सर 0.85। 85। 0.85 और एंगल ये 15 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दे, ये 90 जो था ना जे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 15.96 से 90 सब्ट्रैक्ट करें। 16 पॉइंट
15.96 15.96 से 90 सब्ट्रैक्ट करें, 74.04 आ जाएगा, माइनस 74.04। 74.04। अब देखे मैं जरा बड़ा बड़ा अब लिख रहा हूँ, हमारे पास वी नॉट की वैल्यू ये आ गई थी, वी सर नॉट। ये आपने जो डिवाइड किया, J20 डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं ऐसे? हाँ पोलर क्यों नहीं कर फॉर्म में सकते नीचे ना, नीचे। एक ही बात है ना, 20J का क्या मतलब है। अब देखिए अगर इसके साथ 2 + 20J होता तो फिर उसको हमें पोलर में कन्वर्ट करके करना पड़ता ना। अब J20 था अच्छा ना, सिंपल J20, तो J20 का मतलब क्या है कि 20 और एंगल 90। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इसको आप पोलर में कन्वर्ट करते हैं J20 को, तो 20 स्क्वायर, उसमें रियल तो है ही नहीं ना, तो 0 स्क्वायर प्लस यस सर, 20 स्क्वायर, 20 ट्वेंटी आएगा। स्क्वायर से 20 आ जाएगा। और ये J किसकी यस। इक्वल होता है, J90 की इक्वल होता है ना। अगर -J यस होगा सर। तो -90 की इक्वल होगा, तो इसलिए इसको आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो बहरहाल वी नॉट की वैल्यू आ गई 17.15, एंगल 15.96, और आई नॉट की वैल्यू ये आ गई -74। अब जरा इसको हम स्केच करेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये इतनी कहानियां की है कि देखिए वोल्टेज और करंट, हमने क्या कहा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट में कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए, 90। तो अब देखिए ना, ये आई नॉट की वैल्यू आपने, दिस इज आई नॉट, वो 0.8 है, और माइनस तो -74 यहाँ कहीं होगा, देखिए -74 यहाँ कहीं होगा इधर। ठीक है, ये मैंने आई प्लॉट कर दिया फेजर डोमेन में, और वी नॉट क्या है, दिस 17 और इसका पॉजिटिव 15 एंगल है ना, तो 15 एंगल यहाँ ऐसे कहीं होगा, और 17 उसका एम्पलीट्यूड जरा ज्यादा होगा, तो दिस इज वी। ये दोनों एंगल आप देखे ये कितना इक्वल होगा, ये 17 को और 74 को ऐड कर ले कितना आता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 70 और 15 को, हाँ ये 15 पॉइंट में 15.46, और अगला क्या है -17, माइनस माइनस तो जस्ट उसकी डायरेक्शन के लिए है ना, लेकिन एंगल तो -74 ही है ना, तो 74.04, इन दोनों को ऐड कर ले तो आप देखिए 90 की इक्वल आ जाएगा, ऐसा है। यस। यस सर। ये 59.6 के साथ 4 ऐड करेंगे तो एक ये हो गया, और 74 और 75 और 15 से कितना होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो ये बात 90 समझ हो गए कि जाता है सर, अभी नाइन्टी। वोल्टेज और करंट इसमें हमेशा फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर। यस सर। क्लियर हो गई ये बात। यस। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ फाइंड करेंगे ना, यहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, और इधर अगर कैपेसिटर के आप अंदर यस सर। करेंगे तो वहां करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। फ्रंट लेग करेगा। ठीक है, तो वो खुद ट्राई मार ले इसके ऊपर कि यहाँ आई नॉट कितना होगा, वी नॉट का पता तो चल गया ना। तो जाहिर सी बात है, देखे ना यहाँ -J है, यहाँ -J है, तो ये -J ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो वो 15 + 90 हो जाएगा ना, 15 + 90 डिग्री हो जाएगा। तो वहां आपके पास आई, जब इसको आप स्केच करेंगे तो आई ऐसे ऊपर बनेगा, आई ऊपर बनेगा, और वी जो है ना ऐसे नीचे बनेगा, तो वो ये आई होगा और ये वी होगा, तो वहां करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएगा। टाइम खत्म हो रहा है, हमारे पास 6 मिनट है, तो कितने लोग ऑनलाइन है, जल्दी जल्दी अपनी अटेंडेंस लगा ले। आप लोगों की क्लास में देखूंगा भाई, मैं ये सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, 25 स्ट्रेंथ में सिर्फ 4 ऑनलाइन हो रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी, व्यूज अभी तक 0 है बहुत सारों के ऊपर। चलें देखते हैं क्या होता है आगे। इस क्वेश्चन में अब देखें कि आपको क्या कहा गया है कि आप इसमें करंट फाइंड कर दें। तो करंट किसकी इक्वल होता है, करंट होते हैं V/Z की। V की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन Z कैसे फाइंड करेंगे। Z दे के ये ना आपस में सीरीज में है ना पैरेलल में है, तो ये क्या है आपस में, इसमें डेल्टा बन रहा है, 2 डेल्टे बन रहे हैं और एक वाई बन रहा है, ऐसा है ना। ये बीच में वाई बन रहा है, देखिए ये वाला, ये वाई बन रहा है, और ये वाला डेल्टा है दिस वन, समझ रहे हैं।
ठीक यस है, सर। इस तरह ये भी डेल्टा बन रहा है, ये भी डेल्टा बन रहा है ये। तो हमने क्या करना है, हमने या डेल्टा को वाई में कन्वर्ट किया, वाई को डेल्टा में करना है, तो इस वजह से फिर बाद में इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो या सीरीज होगा या पैरेलल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ये कर रहे हैं ना कि ये जो ऊपर डेल्टा बन रहा है, ये जो ऊपर डेल्टा बन रहा है, दिस वन, ये समझ गए, इस डेल्टा को हम वाई में कन्वर्ट करने लगे हैं, ये और ये, ठीक हो गया, ये बात समझ गए। ऊपर ऐसे जो डेल्टा बन रहा है, ये जो 2 ओम है, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, इसका ऊपर ब्रांच है ये, इसका इस लेक्चर का पहला सेशन देखो, उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसका हम अब इक्विवेलेंट ये वाई बनाने लगे हैं। फिर ये डेल्टा हट जाएगा ऊपर, और ये वाई हम रिप्लेस करेंगे, जो आपको ये नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो डेल्टा में, डेल्टा से वाई में हम कन्वर्ट करने लगे हैं, तो वो आप फार्मूले देख ले, डेल्टा से वाई, डेल्टा से वाई में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, Z1 इक्वल होता है ZBC डिवाइडेड बाय ZA+B प्लस दिस, ये है, और Z2 किसके इक्वल होता है, वो इसके। ये एक काम हमने 2-3 दफा करना है, मतलब एक ही दफा करेंगे, फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये वाले अलग अलग करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपके पास ZAN है, वो हम फाइंड करेंगे ऊपर जो, मतलब ZA, इसको आप कहते हैं ना, ये बेसिकली ZA है। तो ZA इक्वल होता है Z2 इंटू Z3। Z2 क्या है, दिस, ये Z2 है, और ये क्या है ऊपर, ये Z3 है। भाई समझ रहे हो, Z2 Z3 यस सर। डिवाइडेड बाय Z1 Z2 Z3, इनका एडिशन। अगेन वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन वो वाला चक्कर है। फास्ट कैलकुलेटर के ऊपर आपका फास्ट वो हैंड्स ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसे आप करेंगे तो ये आपके पास नेट आंसर ये आ जाएगा। ये एक, ये चीज फाइंड हो गई। ये वाले फाइंड करने के लिए अब ये Z B है, Z C है बेसिकली, ठीक है। तो Z C आपके पास इक्वल होता है Z1 Z2, बल्कि इन्होंने B पहले किया हुआ है, तो जरा पहले B कर ले। B के लिए आपको Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Z1 और Z3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Z3 ये 8 है, ये 8 लिखा हुआ है, और Z1 आपके पास 2 - J, सॉरी, ये है, ये दोनों है, सॉरी सॉरी, ये दिस वन और दिस वन, ठीक है। इसको जरा पहले इसमें डेल्टा ऐसे साफ बना के ना, और Z1 और Z2 Z3 के नाम इसको लिख दे, तो फिर जरा आसानी होगा। ये हम इसमें पहले सेशन में ये डिस्कस किया था कि इस साइड के ऊपर जो होता है डेल्टा के जो ऊपर ब्रांच होता है वो ZC होता है, इस साइड पे ZA होता है, इस पे ZB। इसमें ये एरर नहीं करना, जब आप Y इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो Z1 इस साइड पे होना चाहिए, Z2 इस पे और Z3 इस पे। अब कुछ केस में डेल्टा ऐसे होता है, तो उसके अगेंस्ट फिर Y भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर ये जो Z1 है वो इधर हो जाएगा, ये Z2 इधर हो जाएगा, और Z3 इधर हो जाएगा, सो ऑन, ठीक है। अगला ये देखें, लास्ट 1 मिनट है, जल्दी जल्दी बस इसको वाइंड अप करते हैं, अगले इस क्लास में इसको दोबारा वैसे फिर भी करेंगे, स्ट्रेंथ कम है। ये ZC इस तरह फाइंड हो जाएगा, फिर आप इस सर्किट को देखें कि ये आपके पास सीरीज प्लस पैरेलल बन गया। दिस ये जो एलिमेंट है, ये इसके साथ अब किस में है, सीरीज में है। इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, वो इस और ये दोनों आपस में क्या है, वो सीरीज में है। और ये दो ब्रांचेस फिर आपस में क्या, वो पैरेलल में है, और उसका इक्विवेलेंट इसके साथ फिर सीरीज में, और ये फिर इसके साथ सीरीज में है। तो यहाँ से आपके पास Z इक्विवेलेंट आ जाएगा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिस इज, ये सीरीज में है इसके साथ, ये सीरीज में है इसके साथ, और ये दो आपस में क्या है, पैरेलल में। और इन सब का इक्विवेलेंट फिर आपस में इन दो के साथ क्या है, सीरीज में। तो Z इक्विवेलेंट इस तरीके से आपके पास फाइंड हो जाएगा, वो ही आ जाता है। इसके ऊपर काइंडली प्रैक्टिस करनी है। और V डिवाइडेड बाय Z करेंगे, V गिवन है और Z इसके इक्वल है। आखिरी 1 मिनट चल रहा है, तो इस क्वेश्चन को काइंडली एक दफा अपने हाथ से गुजार ले। इस टाइप के क्वेश्चन पड़े होंगे पेपर में, और मैं बता दूं वो टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि आपका जो है क्या नाम है फाइनल, वो ELMS के ऊपर होगा, और वो 3 घंटे का फाइनल होगा। तो प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो टाइम के अंदर फिर उसे आप सॉल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है। वैल्यूज सर्किट्स तो इस टाइप के होंगे, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी, समझ गए भाई।
चले जी, अपना जी ख्याल रखे, और फिर कोई मसला हो इसी क्वेश्चन को हम अगले सेशन के पहले 5-10 मिनट में दोबारा डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज। जी।